दिल्ली के भीड़ भरे हवाई अड्डे के बीच एक खूबसूरत और शानदार कपड़े पहने लड़की ने अचानक एक गरीब बूढ़े आदमी का अपमान किया। सबने सोचा कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक छोटी सी टक्कर है, जब तक कि उस आदमी के बारे में सच्चाई धीरे धीरे सामने नहीं आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वह लड़की जो कभी सत्ता के शिखर पर आत्मविश्वास से खड़ी थी, ये कभी नहीं सोच सकती थी कि उस दिन कहे गए एक शब्द के कारण उसकी पूरी जिंदगी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेगी। प्रसिद्धि से पश्चाताप की गहरी खाई में एक फिसलन, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस आदमी की असली पहचान थी। एक रहस्य जो दशकों से दफन था, अचानक फिर से जीवित हो गया। कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अलग आने का याद रखें, ताकि आप अच्छी और मार्मिक कहानियों को न चूकें। कहानी शुरू होती है हफ्ते की शुरुआत की। एक सुबह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमेशा की तरह व्यस्त था। लोगों की भीड़, हवा में गूंजती उड़ानों की घोषणाएं। यात्री जल्दी जल्दी अपने सूटकेस खींच रहे थे, उनकी आंखें घड़ियों और टिकटों पर टिकी थीं। उस भीड़ में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली एक शख्सियत उभरी, जिसने दूसरों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। अनन्या मेहरा, एक युवा खूबसूरत और शक्तिशाली अरबपति, एक शानदार क्रीम रंग के ब्लेजर ड्रेस, ब्रांडेड हैंडबैग, चमकदार ऊंची एड़ी के जूते और एक तीखी नज़र के साथ दिखाई दी। किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं थी, कई लोगों ने उसे पहचान लिया था। वह चेहरा जो वित्तीय पत्रिकाओं के कवर पर अक्सर दिखाई देता था, देश की अग्रणी दवा कंपनी का संचालन करती थी। वह लड़की बिजनेस क्लास चेक इन क्षेत्र में ऐसे दाखिल हुई जैसे पूरा हवाई अड्डा उसका अपना क्षेत्र हो। अनन्या को इंतज़ार करना पसंद नहीं था, नहीं उसे किसी को रास्ता देने की आदत थी। जब उसने देखा कि प्राथमिकता काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उस व्यक्ति ने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जो फीकी पड़ चुकी थी, पुरानी पैंट और घिसी हुई चप्पलें पहन रखी थीं। उसके हाथ में एक छोटा कपड़े का थैला, कुछ कागज, हवाई जहाज का टिकट, पासपोर्ट और एक पुरानी फाइल थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वह डॉ. अशोक वर्मा थे, जो कभी केंद्रीय अस्पताल में हृदय रोग के शीर्ष विशेषज्ञ थे। एक ऐसा नाम जो लगभग 10 साल पहले अचानक इस क्षेत्र से हटने से पहले चिकित्सा जगत में बहुत परिचित था। वह पास आई, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि हर कोई सुन सके। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, तिरस्कार से अपनी ठुड्डी उठाई। रास्ते से हटो। क्या तुम्हें यह बस स्टॉप लगता है? इस तरह के हुलिये में तुम बिजनेस क्लास में घुस रहे हो या भीख मांगने आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे कपड़े पहनकर बिजनेस क्लास में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हटो, जिनका काम है उन्हें जाने दो। वह आदमी चौंक कर पीछे मुड़ा। कपड़े की टोपी के नीचे एक थका हुआ चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह डॉ. अशोक वर्मा थे, जो कभी हृदय रोग के शीर्ष डॉक्टर थे। एक दशक से अधिक समय तक चिकित्सा क्षेत्र से हटने के बाद चुपचाप जीवन जी रहे थे। चेक इन क्षेत्र में किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, सिवाय एक सुरक्षा गार्ड के, जो एक पल के लिए रुक गया जब उनकी कासा अंदरा क्या खादा, कासा अंदरा आंखें मिलीं। लेकिन फिर उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे वह एक दबे हुए नाम को याद करने से डर रहा हो। डॉ. वर्मा ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि मेरी बारी आ गई है। फिर वह चुपचाप पीछे हट गए और कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कृत्य देखने वालों के दिलों में चाकू की तरह चुभ गया।
आसपास के कुछ यात्रियों ने नाराजगी दिखाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे या तो अनन्या का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी जिसने एक भाषण के बाद अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को दिवालिया कर दिया था। चेक इन काउंटर पर कदम रखते हुए जब कर्मचारी उसके पासपोर्ट और टिकट की जांच कर रहा था, तो उसने उस बूढ़े आदमी पर एक नज़र डाली। उसके दिमाग में वह सिर्फ एक असभ्य फटेहाल आदमी था जो सभ्य दिखने की कोशिश कर रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वही शांत आंखें कभी ऑपरेशन थिएटर में हजारों जिंदगियों को देख चुकी थीं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक दिल की धड़कन का फासला होता है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनन्या सीधे बिजनेस क्लास लाउंज में चली गई। वहां उसने अपना लैपटॉप खोला और फ्रांस में होने वाली बातचीत के लिए अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की जांच की। यह यात्रा रणनीतिक महत्व की थी। यूरोपीय बाजार में दवाओं के वितरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से वीएम कॉरपोरेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। एक सहायक ने संदेश भेजा, अदरक की चाय पीना। याद रखना, लंबी उड़ानों पर आपको अक्सर सिरदर्द होता है। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। वह किसी और से बेहतर अपनी देखभाल कर सकती थी, क्योंकि उसे लंबी व्यापारिक यात्राओं, जल्दबाजी में किए गए भोजन और हिसाब किताब वाले हाथ मिलाने की आदत थी। विमान में चढ़ने का समय होने पर अनन्या बिजनेस क्लास केबिन में गई और खिड़की के पास की सीट चुनी। बैठते ही उसने अनजाने में पीछे इकोनॉमी क्लास की ओर देखा और फिर से उसी बूढ़े आदमी को देखा। इस बार वह गलियारे के पास बैठा था। उसका चेहरा शांत था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, मन ही मन सोचा, कितना जिद्दी है। शायद किसी ने उसके लिए टिकट खरीदा है या उसे प्रायोजित किया है। यह और भी देशों को था होता जा रहा है। जब यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए तो एक काले सूट में एक लंबा आदमी, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, अंत में आया और डॉ वर्मा से कुछ पंक्तियां दूर बैठ गया। यह आदमी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी डॉ वर्मा की ओर देख रही थी। वह नज़र जिज्ञासा की नहीं बल्कि निगरानी की तरह थी। अनन्या ने यह देखा, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एयर होस्टेस ने हेडफोन और पेय पदार्थ बांटे, फिर सुरक्षा निर्देश दिए। इंजन की गड़गड़ाहट गूंजी। उड़ान आए 143 हल्की धूप में रनवे से रवाना हुई। अनन्या ने धीरे से अपनी पीठ टिकाई, अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, बस ये सौदा हो जाए, स्टॉक की कीमत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। उसे नहीं पता था कि उसी उड़ान पर बस कुछ ही घंटों में जिस आदमी का उसने तिरस्कार किया था, वह पूरे विमान को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। और वही आदमी उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जहां अतीत, सच्चाई, पश्चाताप और कृतज्ञता उग्र लहरों की तरह आपस में टकराएंगे। उड़ान 143 को दिल्ली के आसमान से निकले 1 घंटे से अधिक हो चुका था। खिड़की से हल्की धूप छनकर आ रही थी, जो बिजनेस क्लास केबिन में सीटों की पंक्तियों पर धीरे धीरे पड़ रही थी। अनन्या ने अपनी पीठ टिकाई, चाय की एक घूंट ली। एक गहरी सांस लेकर आराम करते हुए उसने पेरिस में बातचीत के लिए सब कुछ सावधानी से तैयार कर लिया था। दस्तावेजों से लेकर रणनीति और प्रेस से निपटने के परिदृश्यों तक सब कुछ नियंत्रण में था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी घटना उसकी पूरी यात्रा की दिशा बदल देगी। इकोनॉमी क्लास से एक चीख गूंजी, मेरी माँ को बचाओ माँ।
एयर होस्टेस दौड़कर आई। उसकी आवाज घबराई हुई थी। क्या विमान में कोई डॉक्टर है? कृपया, क्या कोई डॉक्टर है? पूरे विमान में हलचल मच गई। एक अधेड़ उम्र की महिला खाने की मेज पर गिर गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ पैर हल्के से कांप रहे थे। उसकी बेटी, लगभग 20 साल की एक लड़की, डर से कांपते हुए अपनी मां को गले लगा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी पीछे मुड़कर देखा। उड़ान के बीच में हुई इस घटना से थोड़ी नाराज थी, जिसने शांत माहौल को भंग कर दिया था। जबकि हर कोई अभी भी अनिश्चित था कि क्या करना है। पास की सीटों से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह डॉ अशोक वर्मा थे। किसी के बुलाने का इंतजार किए बिना वह तेजी से मरीज की ओर बढ़े। उनकी चाल स्थिर थी, उनकी आंखें केंद्रित थीं। उन्होंने अपना कपड़े का थैला जमीन पर रखा और एक दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे तुरंत जगह और चिकित्सा उपकरण चाहिए। एयर होस्टेस कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा किट लेने के लिए दौड़ी। एक विदेशी यात्री जल्दी से पीछे हट गया ताकि जगह बन सके। डॉ वर्मा ने कलाई की नब्ज, पुतलियों और सांस की जांच शुरू की। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या उन्हें हृदय रोग या रक्तचाप का कोई इतिहास है? लड़की ने हकलाते हुए कहा, मेरी मां को उच्च रक्तचाप है। उन्हें पहले भी कुछ बार सीने में दर्द हुआ है। ठीक है, अपनी मां का सिर ऊपर उठाओ, चिल्लाओ मत, मेरे साथ गहरी सांस लो। धीरे से उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से शक्तिशाली और शांत थी। उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला, उसे मरीज के सीने पर लगाया और फिर दिल की मालिश शुरू की। 1, 2, 3 नियमित रूप से, और बीच बीच में सांस लेने में मदद की। हर हरकत निर्णायक और सटीक थी, जैसे कि उन्होंने कभी अपना पेशा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हो। अनन्या अवाक बैठी रही। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने एक साधारण दिखने वाले बूढ़े आदमी को, जिसे उसने तुच्छ समझा था, ऐसे काम करते देखा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी आपातकालीन कक्ष में बिताई हो। विमान का केबिन शांत हो गया। कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। सबकी आंखें उनकी हर हरकत पर टिकी थीं। एक पुरुष एयर होस्टेस ने अपने सहकर्मी से फुसफुसाया, यह आदमी कौन है? हे भगवान, उसकी तकनीक बहुत पेशेवर है। लगभग 10 मिनट की प्राथमिक चिकित्सा के बाद महिला को होश आने लगा। उसने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। तेजी से लेकिन अधिक नियमित रूप से सांस ले रही थी। उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। माँ माँ, डॉ वर्मा ने अपना पसीना पोंछा और धीरे से कहा, अभी के लिए वह स्थिर है और निगरानी की आवश्यकता है। जब विमान उतरे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, पहले कुछ लोगों से, फिर पूरे केबिन में फैल गई। वह आदमी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। न तो कोई आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, न ही वह वाहवाही लेने के लिए खड़ा हुआ। वह अपनी सीट पर वापस गया, अपना थैला उठाया और बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब सबकी निगाहें उस पर थीं। वे लोग भी जो पहले उदासीन थे, अब उसे एक अजीब सम्मान के साथ देख रहे थे। अनन्या ने अपना चेहरा घुमा लिया, अपनी उलझन भरी नज़र को छिपाते हुए। उसे अच्छी तरह याद था कि हवाई अड्डे पर उसने इसी आदमी पर चिल्लाया था। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। यह केवल शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अस्पष्ट डर था कि उसने अभी अभी एक असाधारण व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया है। जब सब कुछ शांत हो गया, अनन्या ने देखा कि काले सूट और चश्मा पहने वह आदमी, जो डॉ
वर्मा के पास दिखाई दिया था, खड़ा हुआ और शौचालय की ओर चला गया। रास्ते में उसने डॉ वर्मा की सीट की ओर एक हल्की नजर डाली, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। जवाब में डॉ वर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को जानते थे। अनन्या का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पुराने कपड़े पहने एक आदमी एक अनुभवी डॉक्टर की तरह क्यों काम कर रहा था? वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों यात्रा कर रहा था जो एक अंगरक्षक या पर्यवेक्षक जैसा दिखता था? और उसे क्यों लग रहा था कि उसे किसी बहुत बड़ी चीज में खींचा जा रहा है? उसने अपना फोन निकाला और अशोक वर्मा नाम खोजने की कोशिश की, लेकिन विमान में इंटरनेट बहुत कमजोर था। उसने स्क्रीन बंद कर दी और एक गहरी सांस ली। उसकी नजर अनजाने में डॉ वर्मा की ओर गई, जो अब चुपचाप आंखें बंद करके बैठे थे, लेकिन आराम करते समय भी उनमें एक ऐसे व्यक्ति का भाव था जिसने कभी हजारों लोगों की जिंदगियों को अपने हाथों में थामा हो। अनन्या ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसका दिल असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने न केवल एक यात्री की जान बचाई थी, बल्कि उसने कभी उसकी भी जान बचाई थी, भले ही उसे अभी तक इसका पता नहीं था। 11 घंटे से अधिक समय के बाद उड़ान एक 143 पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर उतरी। पेरिस की धूसर शाम की रोशनी में अनन्या बिजनेस क्लास केबिन से गहरी ढैसी आंखों के साथ बाहर निकली। वह सो नहीं पाई थी। पूरी यात्रा के दौरान वह चुपचाप पीछे बैठे उस आदमी को देखती रही, डॉ अशोक वर्मा, जिसने पूरे विमान को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था और जिसे उसने दिल्ली हवाई अड्डे पर बेरहमी से अपमानित किया था। अनन्या जानती थी कि जो हुआ वह महज बेहोशी का दौरा नहीं था। उस आदमी और उस रहस्यमय काले सूट वाले आदमी के आसपास कुछ चल रहा था। वह उस तरह की इंसान नहीं थी जो आसानी से संयोगों पर विश्वास कर ले। एक तेज तर्रार व्यवसायी की अंतरात्मा उसे और जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। हवाई अड्डे से निकलकर अनन्या को एक ड्राइवर ने चैम्प्स एलिसीज के पास स्थित एक लग्जरी होटल में पहुंचाया। वह सीधे अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि भूतल पर बार में अकेले बैठना चुना। उसके सामने रेड वाइन का एक गिलास रखा था, लेकिन उसने उसे नहीं पिया। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और आरोग्य दवा परियोजना की फाइल फिर से खोली, जो उसके निगम का प्रमुख उत्पाद था, जिसे वह यूरोपीय बाजार में वितरित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली थी। यह अनुबंध करोड़ों रुपए का था और हस्ताक्षर समारोह 2 दिनों में होने वाला था, लेकिन इस समय उसे यकीन नहीं था कि वह इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से शांत है। उसने अपने आईपैड पर पेशेवर फाइलों का फोल्डर खोला, जहां तकनीकी रिपोर्ट और दवा के शुरुआती परीक्षणों के मिनट संग्रहित थे। जब वह दूसरे वर्ष की वैज्ञानिक समीक्षा समिति के अनुभाग को देख रही थी, तो अनन्या रुक गई। एक जाना पहचाना नाम सामने आया, अशोक वर्मा। नैदानिक चरण में परियोजना को मंजूरी न देने की मुख्य राय, साथ ही नैतिकता समिति को हाथ से भेजा गया। एक विरोध पत्र भी संलग्न था। पत्र पर एक रसीद की मुहर थी, लेकिन उसे यह कहते हुए मुहर बंद कर दिया गया था कि यह विचार के लिए योग्य नहीं है। उसने आगे पन्ने पलटे और एक छोटा सा नोट देखा, डॉ अशोक वर्मा की राय को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आंतरिक रूप से आंतरिक समिति द्वारा निपटा दिया गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यह नाम पढ़ने की याद नहीं थी,
या शायद उसने इसे देखा था लेकिन नज़रअंदाज़ कर दिया था। उस समय सभी आपत्तियों को कानूनी विभाग द्वारा निपटाया जाता था। उसने संलग्न नोटों का विस्तार किया जिसमें चिकित्सा नैतिकता समिति को सीधे भेजे गए एक हस्तलिखित पत्र का स्कैन था। इसमें डॉ वर्मा ने अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से बताया था। दवा में समूह दवा से संबंधित एक घटक था जिसे लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर यकृत विषाक्तता के लिए पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया था। परीक्षण फाइल में परिणामों को वैध बनाने के संकेत थे। एक छोटा नमूना जो बुजुर्ग रोगियों की आबादी का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता था। उन्होंने परियोजना को तुरंत रोकने और एक व्यापक पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया। उसने एक और पृष्ठ पलटा। सबसे नीचे एक मुहर थी जिसमें लिखा था संग्रहीत, बिना किसी प्रतिक्रिया हस्ताक्षर के। उसके मन में एक विचार कौंधा कि यह फाइल शायद कभी भी अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंची। वह उछल पड़ी। अपनी जिंदगी में पहली बार अनन्या ने कांपना महसूस किया। अनुबंध पर किसी संख्या के कारण नहीं या किसी प्रतिद्वंद्वी के घात लगाने के कारण नहीं, बल्कि इतनी अच्छी तरह से छिपाई गई सच्चाई के कारण कि वह खुद परियोजना की प्रमुख कुछ भी नहीं जानती थी। उस रात होटल के कमरे में अनन्या ने अपना कंप्यूटर खोला और आंतरिक फाइल प्रबंधन प्रणाली तक पहुंची, जिसका उपयोग केवल उसके जैसे वरिष्ठ अधिकारी ही कर सकते थे। उसने संजय खन्ना क्लिनिकल रिसर्च के प्रभारी उपाध्यक्ष का नाम खोजा, जिसने आरोग्य दवा के परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। संग्रहीत दस्तावेजों की सूची में उसने चरण 1 मूल्यांकन रिपोर्ट देखी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था डॉ अशोक वर्मा की समीक्षा राय पर विचार किया गया। हालांकि आंतरिक समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम अभी भी अनुमोदित किए गए। उसने अंतिम अनुमोदनकर्ता के नाम पर क्लिक किया, विक्रम मेहरा, बोर्ड के अध्यक्ष जो उसके पिता भी थे। कमरे में हवा घनी हो गई। अनन्या को लगा कि वह एक अंधेरे जंगल में चली गई है जहां हर कदम एक रहस्य पर पड़ सकता है। अचानक उसका फोन बजा। एक अनाम संदेश दिखाई दिया, अगर तुम अभी भी डॉ वर्मा के बारे में जानना चाहती हो तो कल सुबह 9:00 बजे ह्यूजेस लैंग स्ट्रीट के कोने पर स्थित कैफे की दूसरी मंजिल पर आओ। एक व्यक्ति जो सच्चाई जानता है, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई वापसी नंबर नहीं। अनन्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी सोचते हुए। उसने सुना था कि ह्यूजेस लैंग एक शांत पुराना क्वार्टर है जहां कई भारतीय रहते हैं। संदेश बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि गहराई में वह जानती थी कि अशोक वर्मा नाम सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं था। वह उन संदिग्ध कामों की एक श्रृंखला की कड़ी थे जिनमें उसका परिवार शामिल था। उसने अपना डेस्क छोड़ा, बालकनी में गई रोशनी से जगमगाते पेरिस शहर को देखा, लेकिन उसके लिए इस जगह की सुंदरता अब केवल एक पतला पर्दा थी जो बहुत गहरे कुछ को छिपा रही थी। उसे विमान में बैठे डॉ वर्मा की शांत, संयमित और बिल्कुल भी निंदा न करने वाली आंखें याद आईं। जितना अधिक उसने सोचा, उतना ही उसके गले में एक गांठ महसूस हुई। शायद उन्होंने कभी कोई द्वेष नहीं रखा। उसने मन ही मन सोचा, अगर उन्होंने हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाई तो मुझे, जिसे उन्होंने बचाया था, सच्चाई जानने का अधिकार है। अगली सुबह अनन्या ने जल्दी होटल छोड़ दिया। एक लंबा कोट पहना, अपना जाना पहचाना चेहरा एक फेस मास्क और ऊनी टोपी के नीचे छिपा लिया। वह ह्यूजेस लैंग स्ट्रीट पर पहुंची, जो लैटिन क्वार्टर के किनारे स्थित एक छोटा सा क्वार्टर था
जहां दशकों से भारतीय समुदाय के कई निशान अभी भी मौजूद थे। संदेश में उल्लिखित कैफे एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें एक क्लासिक शैली थी। लकड़ी का साइन बोर्ड समय के साथ फीका पड़ गया था। अनन्या दूसरी मंजिल पर गई जगह शांत और खाली थी। पीली मंद रोशनी के नीचे एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला सफेद बालों वाला आदमी खिड़की के पास इंतजार कर रहा था। मेज पर एक आधा खाली ब्लैक कॉफी का कप और एक हल्का भूरा लिफाफा रखा था। जब अनन्या पास आई तो वह धीरे से खड़ा हुआ और सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्ते मिस अनन्या मेहरा, आप समय पर हैं। उसकी आवाज़ गहरी और स्पष्ट थी। क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे संदेश भेजा था? अनन्या ने संदेह भरी आंखों से पूछा। हाँ, मैं रवि कुमार हूँ, अशोक वर्मा का पुराना दोस्त। हम 10 साल से अधिक समय पहले मेडिकल बोर्ड में एक साथ काम करते थे। मैं और वर्मा एक ही मेडिकल स्कूल में पढ़े थे। फिर लगभग 10 साल तक मंत्रालय में वैज्ञानिक समीक्षा समिति में एक साथ भाग लिया। जब उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया तो मैं आखिरी व्यक्ति था जो संपर्क में रहा। उन्होंने दिल्ली छोड़ने से पहले मुझे सभी दस्तावेज भेजे, ये कहते हुए कि जब अनन्या मेहरा समझने के लिए पर्याप्त बड़ी हो जाए तो उसे सौंप देना, इसे जल्दी मत देना, वह विश्वास नहीं करेगी। उस नाम ने अनन्या को थोड़ा चौंका दिया। उसने इसे आरोग्य दवा परियोजना के पहले वर्ष की समीक्षा सूची में देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? श्री कुमार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेज पर रखे लिफाफे को उसकी ओर धकेल दिया। इसमें वर्मा द्वारा छोड़ी गई फाइल का एक हिस्सा है। उन्होंने मुझसे इसे इस शर्त पर रखने के लिए कहा था कि मैं इसे केवल तभी सौंपूंगा जब प्राप्तकर्ता वास्तव में सच्चाई जानना चाहता हो। कल रात जो आपने किया, उसके बाद मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं। अनन्या ने चुपचाप लिफाफा खोला। अंदर दस्तावेजों का एक बंडल था जिसमें चिकित्सा समीक्षा समिति की बैठक के मिनट, वर्मा का एक हस्तलिखित पत्र और कुछ ऐसा था जिसने उसे अवाक कर दिया। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जिसमें वर्मा एक नवजात बच्ची को पोस्ट ऑपरेटिव कमरे में गोद में लिए हुए थे। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अनन्या मेहरा 5 महीने की उम्र में दिल की सर्जरी, जीवित बची। उसने श्री कुमार की ओर देखा। उसकी आवाज़ गैन गई। उन्होंने मेरी तस्वीर क्यों रखी? क्योंकि वर्मा मुख्य सर्जन थे जिन्होंने आपकी जान बचाई थी, और क्योंकि आप ही वह कारण थे जिससे उन्होंने उस साल आरोग्य दवा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अनन्या स्तब्ध थी। उसके सामने पूरी दुनिया घूमती हुई लग रही थी। श्री कुमार ने आगे कहा, आपकी सर्जरी के बाद वर्मा बच्चों के हृदय संबंधी मुद्दों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गए। जब उन्होंने पाया कि आरोग्य दवा में एक घटक उच्च संचयी खुराक पर हृदय को प्रभावित कर सकता है तो उन्होंने तुरंत विरोध किया। लेकिन समिति एक व्यक्ति द्वारा दृढ़ता से प्रभावित थी। उन्होंने एक और दस्तावेज निकाला, नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें लाल रंग में एक नोट था, आगे के सत्यापन के लिए कार्यान्वयन को रोकने का सुझाव। हस्ताक्षरकर्ता अशोक वर्मा, लेकिन उस पर एक क्रॉस था और लिखा था, परियोजना अध्यक्ष विक्रम मेहरा के निर्देशानुसार जारी रहेगी। आपके पिता श्री कुमार ने कहा, पूरी अनुमोदन प्रक्रिया के पीछे थे। उन्होंने चेतावनी पर विश्वास नहीं किया,
या यूं कहें, उन्होंने किसी भी देरी को स्वीकार नहीं किया, भले ही इससे रोगियों के जीवन पर असर पड़ सकता हो। अनन्या कुछ नहीं कह सकी। उसने डॉ वर्मा का हस्तलिखित पत्र फिर से पलटा, हर शब्द को धीरे धीरे पढ़ा। मुझे अब हेर फेर पर जीत की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि एक दिन वह छोटी लड़की जो कभी पोस्ट ऑपरेटिव कमरे में लेटी थी समझेगी, और अगर उस लड़की में अभी भी एक गर्म दिल है तो वह करेगी जो मैं नहीं कर सका। ये आखिरी शब्द थे जो उन्होंने छोड़े थे। कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस भविष्य में एक अस्पष्ट विश्वास। अनन्या ने पत्र को कसकर पकड़ लिया। उसने हमेशा सोचा था कि वह मजबूत, तर्कसंगत और कठोर है, लेकिन इस समय वह उस बच्चे की तरह छोटी महसूस कर रही थी जो कभी चुपचाप एक इंक्यूबेटर में लेटा था, एक बूढ़े डॉक्टर के हाथों से जीवित रहा जो चिकित्सा नैतिकता के लिए पूरी तरह से समर्पित था। उसने गैन गैन आवाज़ में पूछा, डॉ वर्मा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह नफरत पैदा नहीं करना चाहते थे। वह सिर्फ यह चाहते थे कि आप खुद देखें। आप वह हैं जिसके पास बदलने की पर्याप्त शक्ति है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं बदलती हैं तो वह सारी शक्ति केवल अपराध का विस्तार है। कैफे में माहौल शांत हो गया। दूर से एक चर्च की घंटी की आवाज़ हल्की और चुभने वाली थी। अनन्या खड़ी हुई और श्री कुमार को धन्यवाद दिया। जाने से पहले वह मुड़ी और पूछा, क्या वह अभी भी जीवित हैं? श्री कुमार एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है। आखिरी बार मैं उनसे 1 साल पहले मिला था। वह बहुत सादा जीवन जी रहे थे, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हर चीज से दूर। लेकिन अगर आप वास्तव में उनसे मिलना चाहती हैं तो एक व्यक्ति है जो आपको उनकी पोती तक ले जा सकता है। वह रुक गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह अंत नहीं है। उस दोपहर अनन्या भारी मन से रुए डेज एंग्लिस के कैफे से निकली। उसने फाइल और हस्तलिखित पत्र को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह अपनी यादों का एक हिस्सा पकड़े हुए हो जो उसका नहीं था, लेकिन जो उसके जीवन की जड़ भी था। पेरिस की पुरानी सड़कों पर चलते हुए उसके कदम अस्थिर महसूस हो रहे थे, जैसे कि हर पत्थर के नीचे एक सच्चाई छिपी हो जिसका सामना करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। होटल लौटकर उसने तुरंत भारत फोन किया। फोन उठाने वाला उसका एक भरोसेमंद सहयोगी नेहा, उसकी लंबे समय से सचिव और निगम के वरिष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रबंधक थी। नेहा, मुझे डॉ अशोक वर्मा के रिश्तेदारों के बारे में जानकारी खोजने में मदद करो, विशेष रूप से उनकी पोती जिसका नाम मीरा वर्मा है। मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना है। नेहा एक पल के लिए चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, एकमात्र पोती है ना? मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ने निगम के चैरिटी फंड में वित्तीय सहायता के लिए एक आवेदन भेजा था। हस्ताक्षर मीरा वर्मा थे, जो खुद को डॉ वर्मा की पोती बता रही थी। उस समय इसे अपूर्ण दस्तावेजों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। उस फाइल को तुरंत ढूंढो और अगर कोई पता है तो मुझे भेजो। उस रात अनन्या ने रात का खाना नहीं खाया। वह बालकनी में अकेली बैठी थी। पेरिस की हवा हर दिन से ज्यादा ठंडी बह रही थी। श्री कुमार की फाइल अभी भी मेज पर खुली थी, लेकिन अनन्या का मन भारत में था, उन चीजों पर जो लगभग 25 वर्षों से छिपी हुई थीं। आधी रात के करीब उसके फोन पर एक ईमेल की सूचना आई, जिसमें मीरा वर्मा के 3 साल पहले भेजे गए सहायता आवेदन का स्कैन संलग्न था। पत्र में मीरा ने स्पष्ट रूप से लिखा था,
मैं मीरा वर्मा हूँ, डॉ अशोक वर्मा की पोती। मेरे दादाजी के एक अज्ञात कारण से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मैं अपने दादाजी के नक्शेकदम पर चलने के लिए मेडिकल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि निगम विचार करेगा। नीचे अंतिम अनुमोदनकर्ता ने लिखा था, अयोग्य स्वीकृत और हस्ताक्षरकर्ता कोई और नहीं बल्कि अनन्या मेहरा थी। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा हो। 3 साल पहले वह ब्रांड से असंबंधित मामलों को साफ करने में खुश थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया था जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। नेहा का एक टेक्स्ट संदेश तुरंत बाद आया। पुराना पता मिल गया। मीरा वर्तमान में दिल्ली के बाहरी इलाके गाजियाबाद में एक निजी क्लिनिक में इंटर्न के रूप में काम कर रही है। लगता है कि वो अपनी माँ के साथ नदी के किनारे एक छोटे से घर में रह रही है। अनन्या ने फाइल बंद कर दी। वह जानती थी कि उसे तुरंत वापस जाना होगा। 2 दिन बाद कार एक छोटे से चौथी श्रेणी के घर के सामने रुकी, जिसकी दीवारें फीकी पड़ चुकी थीं। टिन की छत पर पैच लगे हुए थे और सामने बोगनविलिया के फूल खिल रहे थे। ये मीरा वर्मा का घर था, जहां डॉ वर्मा ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। अनन्या कार से बाहर निकली। हाथ में एक छोटा सा बैग लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 22 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन थकी हुई थीं। उसने अनन्या को कुछ सेकंड के लिए देखा और फिर धीरे से पूछा, आप कौन हैं? मैं अनन्या मेहरा हूँ, वह व्यक्ति जिसे तुम्हारे दादाजी ने कभी बचाया था। मैंने 3 साल पहले चैरिटी फंड में भेजे गए तुम्हारे आवेदन को देखा। उस समय मैंने इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि तुमने डॉ वर्मा के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत मशीन की तरह थी। इसीलिए आज मैं यहाँ उस गलती का एक छोटा सा हिस्सा सुधारने आई हूँ। मीरा रुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य, संदेह और भावना के बीच डोल रही थीं, लेकिन फिर उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला। अंदर आओ, मेरे दादाजी ने आपके लिए एक पत्र छोड़ा है। छोटे से कमरे के अंदर सब कुछ सावधानी से रखा गया था। एक साधारण वेदी पर डॉ वर्मा की एक तस्वीर थी। उनकी मृत्यु लगभग 1 साल पहले एक गंभीर बीमारी से हुई थी। मीरा ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला, ढक्कन खोला और अनन्या को एक सावधानी से सील किया हुआ लिफाफा दिया। लिफाफे पर लिखा था, अनन्या मेहरा के लिए, अगर तुम एक दिन आओ तो इसे पूरे दिल से पढ़ना। अनन्या ने कांपते हुए पत्र खोला। अंदर एक जाना पहचाना हस्तलेख था। अनन्या, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में तब उठाया था जब तुम अभी अभी एक जानलेवा सर्जरी से गुजरी थी। मैंने प्रार्थना की थी कि तुम मजबूत और दयालु बनो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझे हवाई अड्डे पर अपमानित किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पीछे मुड़कर देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल अभी भी गर्म है तो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो। सच्चाई कभी नहीं मरती। ये बस उस व्यक्ति का इंतज़ार करती है जो इसके साथ जीने के लिए पर्याप्त बहादुर हो। अशोक वर्मा। पत्र बस इतना ही छोटा था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। अपनी ठंडी और अभिमानी जिंदगी में पहली बार वह एक बच्चे की तरह गिर पड़ी, जिसने अभी अभी वर्षों से चुपचाप सहारा देने वाला हाथ खो दिया हो। मीरा ने उसे एक गिलास पानी दिया, चुपचाप उसके पास बैठ गई।
दोनों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका अपनी के जान करेगा जगह में अनन्या के दिल की दरारें धीरे धीरे भर रही थीं। दूसरों की क्षमा से नहीं, बल्कि खुद का सामना करने के साहस से। उसने अनन्या को थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से कहा, जब मुझे पता चला कि आप श्री विक्रम मेहरा की बेटी हैं, तो मैंने पत्र न देने का फैसला किया था। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा, लोगों को इस आधार पर मत आंको कि वे कौन हैं। उन्हें अपने कामों से खुद जवाब देने दो। भाग 6। पहला टकराव। मीरा वर्मा से मिलने के 2 दिन बाद अनन्या दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे से मनना बनानिया का करने में ली। मनना बनानी शहर के केंद्र तक के रास्ते में वह पूरी यात्रा के दौरान चुप रही, उस फाइल को कसकर पकड़े हुए जो कभी दफन हो गई थी, अब सब कुछ के लिए एक डेटोनेटर बन गई थी। कार उसे एक पॉश शहरी क्षेत्र में उसके परिवार के विला में ले गई। आसमान में बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, जैसे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही हो। जब गेट खुला तो एक नौकरानी उसे लेने के लिए दौड़ी। मैम सर स्टडी रूम में हैं। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और सीधे दूसरी मंजिल पर चली गई, जहां उसके पिता श्री विक्रम मेहरा हर सुबह दस्तावेजें पढ़ते थे। दरवाज़ा खुला। 60 के दशक का एक आदमी, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, एक सीधी सादी सफ़ेद शर्ट पहने एक बड़ी मेज़ के पीछे बैठा था। उसकी आंखें हमेशा की तरह तेज थीं। उसने अपनी बेटी को देखकर ऊपर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आता? गई फ्रांस में हस्ताक्षर समारोह का क्या हुआ? अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर मोटी फाइल रख दी। श्री मेहरा ने एक नज़र डाली, अपनी भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? आरोग्य परियोजना की फाइल डॉ अशोक वर्मा की वैज्ञानिक समीक्षा के साथ, और वह पत्र जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। कमरे में माहौल तुरंत घना हो गया। श्री मेहरा ने धीरे से सांस छोड़ी और फिर खड़े होकर खिड़की के पास गए, बगीचे की ओर देखते हुए। तुम इस मामले को फिर से क्यों उठा रही हो? उस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। दवा लंबे समय से बाजार में है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। कोई शिकायत नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है। अनन्या ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं श्री रवि कुमार से मिल चुकी हूँ। मैंने डॉ वर्मा द्वारा लिखी गई हर याचिका पढ़ी है, और मैं जानती हूँ कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसने उन्हें इस क्षेत्र से बाहर धकेल दिया। श्री मेहरा कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर मुड़े। उनकी आंखें गुस्से में नहीं बल्कि ठंडी थीं। हाँ, वह मैं था, क्योंकि वह जिद्दी था। उस परियोजना ने हजारों लोगों की जान बचाई, पूरे सिस्टम के लिए राजस्व लाया, और वह केवल एक मूर्ख की तरह अपने आदर्शों और नैतिकता से चिपका रहा। लेकिन दवा में मौजूद घटक पूरी तरह से सत्यापित नहीं थे। यकृत और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का जोखिम था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। अनन्या ने जोर देकर कहा, सब कुछ फिर से सत्यापित किया गया था। श्री मेहरा ने कर्कश आवाज में कहा, और उस दवा से कोई नहीं मरा। तुम भावनाओं में बह रही हो अनन्या। तुम एक बूढ़े आदमी को, जिसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने दे रही हो। तो संजय खन्ना की रिपोर्ट का क्या आपके आदमी का? अनन्या ने मेज पर एक और रिपोर्ट फेंकी। वह जोखिमों को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी उसने मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे ऊपर से निर्देश मिले थे। मैंने सब कुछ जांच लिया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि संजय खन्ना वह व्यक्ति है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसने तब तक हस्ताक्षर नहीं किए जब तक उसे आपसे हरी झंडी नहीं मिली।
श्री मेहरा के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरे जैसी जड़ तक पहुंच गई। लेकिन क्या तुम जानती हो कि ये बात कभी सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं इसे छिपाना जानता हूँ। और वर्मा, उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि वह साफ है। अंत में उसके पास बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं बची। अनन्या चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता यह बात इतनी लापरवाही से कह सकते हैं, जिस व्यक्ति को वह कभी अपना आदर्श मानती थी। अब वह चिकित्सा, नैतिकता को व्यापार में एक बाधा के रूप में देख रहा था। मैंने सोचा था कि आप मेरे लिए एक प्रेरणा थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने मुझे केवल ठंडक दी है और तुम सपना देख रही हो। अगर तुमने इस कहानी को प्रेस या जनता के सामने लाने की हिम्मत की तो तुम निगम को नष्ट कर दोगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम परिणाम भुगतने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? श्री मेहरा पास आए और सीधे अपनी बेटी की आंखों में देखा। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे निगम के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैं खुद के लिए और वर्मा के लिए जिम्मेदार होंगी। श्री मेहरा हंसे। वह मर चुका है और मैं अभी भी जीवित हूँ, अभी भी प्रभारी हूँ। अनन्या ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। वह मर चुके हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा जीवित है। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप खुद ही वह सब कुछ नष्ट कर देंगे जो आपने कभी बनाया था। वह बिना पीछे मुड़े स्टडी रूम से बाहर चली गई। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। नीचे वह अपनी लंबे समय से सचिव नेहा से मिली। नेहा, मुझे संजय खन्ना से संबंधित सभी फाइलें, आंतरिक समीक्षा बैठकें और निगम के पुराने गोदाम में संग्रहित दस्तावेज इकट्ठा करने में मदद करो। मुझे इनकी तत्काल आवश्यकता है। नेहा एक पल के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाया। क्या तुम सच में इस मामले को फिर से खोलना चाहती हो? तुम जानती हो कि कीमत बहुत ज्यादा होगी। अनन्या ने एक हल्की लेकिन दृढ़ मुस्कान के साथ जवाब दिया। किसी को भी सच्चाई के लिए जीवन भर कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम जानते हैं और फिर भी चुप रहते हैं तो वह कीमत कोई नहीं चुका सकता। हफ्ते की शुरुआत की एक सुबह वीएम कॉरपोरेशन की इमारत की 20वीं मंजिल हमेशा की तरह व्यस्त नहीं थी। माहौल अजीब तरह से शांत था। अनन्या सीईओ के कार्यालय में एक शांत, ठंडे और दृढ़ संकल्प वाले भाव के साथ दाखिल हुई। वह अब शेयरधारकों की बैठकों से आत्मविश्वास से बाहर निकलने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने की जरूरत महसूस कर रही थी। नेहा, मुझे आरोग्य परियोजना के पहले वर्ष से सभी संग्रहित फाइलों की आवश्यकता है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों, विशेष रूप से वे आंतरिक समीक्षा मिनट जिन्हें हटा दिया गया था या डिजिटाइज नहीं किया गया था। नेहा जिचकी कुछ को 3 साल पहले के ऑडिट के दौरान सील कर दिया गया था। बाकी B3 बेसमेंट के गोदाम में है। संजय खन्ना के मौखिक निर्देश के अनुसार कुछ दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड न करने का अनुरोध किया गया था। अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे गोदाम का कार्ड और आंतरिक सर्वर तक पहुंच का अधिकार दो। पुराने बैकअप दस्तावेजों को, फाइलों को संपादित करने के लिए लॉक किया जाना चाहिए। मुझे सब कुछ चाहिए। अगर तुम्हें आधिकारिक आदेश की आवश्यकता है तो बस पूछो। नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर दराज से कार्ड निकाला। सावधान रहना। बेसमेंट में न केवल फाइलों की निगरानी की जाती है। संग्रह गोदाम B3 बेसमेंट में स्थित था। एक ऐसी जगह जहां नियमित निरीक्षण के अलावा शायद ही कोई जाता था। ठंडी हवा और पुराने फाइल बक्सों से आने वाली नम कागज की गंध ने जगह को भर दिया था।
अनन्या ने आरोग्य परियोजना फाइलों को संग्रहित करने वाले क्षेत्र एडो तक के नक्शे का पालन किया। पहले चरण से उसने डट आंतरिक समीक्षा के रूप में लेबल किए गए बॉक्स को पाया, उसे बाहर निकाला और प्रत्येक फाइल को देखना शुरू किया। कई बैठक मिनटों के पन्नों पर उसने देखा कि किनारे फटे हुए थे, लाल रंग से काटे गए थे और असामान्य नोट थे। संजय खन्ना के सीधे निर्देश के अनुसार संग्रहित न करें। तारीख, महीना, दस्तावेज स्कैन नहीं किया गया, सर्वर पर सहेजा नहीं गया। उसने अगला पृष्ठ पलटा। डॉ अशोक वर्मा की स्पष्ट पेशेवर नोटों के साथ की गई आपत्ति पर अपर्याप्त आधार की मुहर लगी थी, नाम काट दिया गया था। सबसे नीचे बॉल पॉइंट पेन में एक अस्पष्ट रेखा थी। समन्वयक को वापस रिपोर्ट किया गया। अनन्या ने सभी दस्तावेजों की तस्वीरें लीं, फिर उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया और वापस उनकी जगह पर रख दिया। जब वह गोदाम से बाहर निकली तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पहले से ही इंतजार कर रहा होगा। गलियारे के अंत में संजय खन्ना अपनी बाहें बांधे खड़ा था। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। तुम पुराने डेटा की समीक्षा करने में बहुत सक्रिय हो। अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के सीधी खड़ी रही, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिन्हें फिर से देखने की जरूरत है। या तुम निगम की नैतिकता को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही हो। सावधान रहना, इतिहास को छूने से तुम्हारे हाथ भी गंदे हो सकते हैं। मैं इस पद पर सही काम करने के कारण हूं, गलतियों को छिपाने के कारण नहीं। तुम सोचती हो कि कोई नहीं जानता कि तुम यहां तक कैसे पहुंची। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें 3 शेयरधारक बैठकों से बचाया है, और मैं यह भी जानती हूं कि संजय खन्ना वह व्यक्ति है जिस पर मेरे पिता सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसने तब तक कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया जब तक उसे तुमसे हरी झंडी नहीं मिली। संजय खन्ना ने अपने होंठ भींच लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कुछ फाइलों को वैसे ही रहने देना चाहिए। उन्हें खोलने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें हैं जिन्हें साफ नहीं किया जा सकता, केवल प्रकाश में लाया जा सकता है। अनन्या ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया और बिना पीछे मुड़े चली गई। दोपहर में अनन्या ने पूरे प्रबंधन बोर्ड को एक तत्काल बैठक की सूचना भेजी। आंतरिक बैठक शांत माहौल में शुरू हुई। स्क्रीन पर स्लाइड शो का शीर्षक बड़े अक्षरों में था। आरोग्य परियोजना का पुनर्मूल्यांकन तर्क से अंतरात्मा तक। अनन्या बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें शांत थीं। मैं आधिकारिक तौर पर आरोग्य परियोजना की पूरी प्रक्रिया और फाइलों के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करती हूँ। इसकी शुरुआत से लेकर नैदानिक मूल्यांकन तक इसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी जीवन का सौदा न हो। जो कोई भी साथ नहीं चलना चाहता वो हट सकता है। मुझे सिर हिलाने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे वे लोग चाहिए जो सही काम करने की हिम्मत करें। पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ नजरें एक दूसरे से मिलीं। फिर अनुसंधान निदेशक 40 के दशक की एक महिला ने कहा, अगर आप सच में यह करती हैं तो मैं आपके साथ हूं। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। मन ही मन वह जानती थी कि पहली चिंगारी जल चुकी है। उस रात जब अनन्या अपने कार्यालय में दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी तो उसका फोन बजा। एक अनाम संदेश। अंधेरे में मौजूद व्यक्ति से सावधान रहें। जो आपने पाया है वह सब कुछ नहीं है। डॉ वर्मा की आवाज की एक रिकॉर्डिंग है जो कभी समीक्षा बैठक के मिनटों में थी, लेकिन उसे बदल दिया गया था। अगर तुम चाहती हो तो कल सुबह 8:00 बजे 8 लिन्ह नाम स्ट्रीट पर आओ। अनन्या ने अपना सिर उठाया। उसका दिल
जोर से धड़क रहा था। एक रिकॉर्डिंग, जीवित सबूत, और कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। सच्चाई की एक और परत थी, और इस बार यह सब कुछ हिला सकती थी। जब अनन्या 8 लेना नाम स्ट्रीट पर घर के गेट के सामने खड़ी थी। घर छोटा था, एक पुरानी टिन की छत से ढका हुआ था, जिसकी दीवारें छिल रही थीं, जो नई बनी ऊंची इमारतों की कतारों के बीच में फंसा हुआ था, जैसे शहर की एक पुरानी याद को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। 50 के दशक की एक महिला, जिसकी आंखें तेज थीं और चेहरा गंभीर था, ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम अनन्या मेहरा हो? हाँ, मुझे संदेश मिला कि यहाँ डॉ अशोक वर्मा की एक रिकॉर्डिंग है। महिला ने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और अनन्या को अंदर आने का इशारा किया। अंदर का घर साधारण लेकिन साफ सुथरा था। मेज पर एक पुराना रिकॉर्डर, कैसेट टेप का एक डिब्बा और एक हल्का पीला लिफाफा था। मैं लता हूँ। मैं चिकित्सा समीक्षा समिति में तकनीकी सचिव के रूप में काम करती थी। मैंने उस साल की बैठक की एक प्रति रखी, क्योंकि मैंने इसे खुद रिकॉर्ड किया था। बाद में मूल को नष्ट करने और इसे एक संपादित संस्करण से बदलने का आदेश आया, लेकिन मैं डॉ वर्मा जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। अनन्या चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे जब श्रीमती लता ने डिब्बा खोला, एक टेप निकाला। मुझे नहीं पता कि तुम में इसे पूरा सुनने का साहस है या नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो पीछे मत हटना। उसने मशीन चालू की। एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और फिर डॉ अशोक वर्मा की कर्कश लेकिन स्पष्ट आवाज़ गूंजी। मैं इस परियोजना का विरोध करता हूँ, क्योंकि इसमें पर्याप्त सुरक्षा आधार नहीं है। यदि आप इसे मंजूरी देते हैं तो आप रोगियों को एक अंधे परीक्षण क्षेत्र में डाल रहे हैं। मैं इस जल्दबाजी के कारण किसी और बच्चे को मरते नहीं देखना चाहता। जिस छोटी लड़की को मैंने बचाया था, अनन्या मेहरा, वह चिकित्सा नैतिकता के कारण जीवित है, इसलिए नहीं कि हम बहाने बनाने में अच्छे हैं। टेप में कुछ फुसफुसाहट थी। फिर एक परिचित पुरुष की आवाज़ गूंजी। यह उसके पिता श्री विक्रम मेहरा की थी। आप बहुत भावुक हो रहे हैं वर्मा। हमें प्रगति चाहिए, परिणाम चाहिए, और अगर आपको यह उपयुक्त नहीं लगता तो आप ये कुर्सी छोड़ सकते हैं। डॉ वर्मा की आवाज़ शांत थी। अगर मुझे प्रतिष्ठा और जीवन के बीच चयन करना है तो मैं जीवन चुनता हूँ। रिकॉर्डर बंद हो गया। अनन्या अवाक खड़ी रही। आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। डॉ वर्मा की आवाज़ गहरी और साहसी थी, जो उसके पिता की ठंडी और व्यावहारिक आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि सही व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति के बीच की रेखा इतनी स्पष्ट हो सकती है। श्रीमती लता ने लिफाफे से एक नोट निकाला। ये मूल मिनट हैं जो मैंने बदलने से पहले खुद लिखे थे। वर्तमान आधिकारिक संस्करण में अनन्या मेहरा के बारे में हिस्सा काट दिया गया है। मैंने एक प्रति रखी है इस दिन के लिए। अनन्या ने सिर झुकाकर कागज का टुकड़ा लिया, जैसे वह वर्षों से अस्वीकृत सच्चाई का एक हिस्सा ले रही हो। उसने धीरे से कहा, मैं उनके किए को दफन नहीं होने दूंगी। वापस जाते समय हवा सुबह से ज्यादा ठंडी थी, लेकिन अनन्या को अब ठंड नहीं लग रही थी। उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प बन गया था। इस बार वह न केवल अपने पिता का सामना कर रही थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम का भी, जिसने इतने लोगों की अंतरात्मा को निगल लिया था। उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। नेहा, एक तत्काल आंतरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो और मुझे सूचना के प्रकाशन के अधिकार की रक्षा के लिए एक वकील ढूंढो।
अब कुछ भी छिपाने का समय नहीं है। उस रात जब वह अपने कार्यालय में बैठी थी, अनन्या ने एक नया संदेश देखा जिसमें कोई प्रेषक नहीं था। सावधान, जो रहस्य जानता है वह जरूरी नहीं कि चुप रहे। कोई तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अनन्या ने स्क्रीन पर घूर कर देखा। उसके हाथ में मौजूद रिकॉर्डिंग अब केवल सबूत नहीं थी, यह एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ यह विश्वास को बचा सकती थी, दूसरी तरफ ये उस शक्ति के नेटवर्क को भेद सकती थी जिसे उसके पिता ने बनाने में वर्षों लगाए थे। वह जानती थी कि यहाँ से उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अनन्या सुबह की एक उदास सुबह 8 लेना नाम स्ट्रीट पर पहुंची, लेकिन उसका दिल उबल रहा था। पिछली रात का नाम संदेश आखिरी तिनका था। उसे उस सच्चाई के आखिरी सबूत को अपने हाथों में लेने की जरूरत थी जो डॉ वर्मा ने पीछे छोड़ी थी। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। वह पश्चाताप से नहीं बल्कि किसी और स्पष्ट चीज से प्रेरित थी, जिम्मेदारी। दरवाजा खुला। एक छोटी कद की महिला जिसके बाल सफेद हो रहे थे और जिसकी आंखें तेज थीं, ने उसे ऐसे देखा जैसे वह लंबे समय से इंतजार कर रही हो। तुम अनन्या मेहरा हो? उसकी आवाज बहुत दोस्ताना नहीं थी, लेकिन ठंडी भी नहीं थी। हाँ, मुझे एक संदेश मिला कि आपके पास उस साल की समीक्षा समिति की बैठक की मूल रिकॉर्डिंग है। महिला ने सिर हिलाया। उसे अंदर आने के लिए एक तरफ हट गई। अंदर की जगह छोटी थी, कुछ भी खास नहीं था, लेकिन घर के कोने में एक लकड़ी की मेज थी जिस पर कुछ पुरानी नोटबुक, एक पुराना लैपटॉप, एक कैसेट रिकॉर्डर और एक छोटी सी चांदी की यूएसबी रखी थी। मैं लता हूँ। मैं पहले चिकित्सा समीक्षा समिति के लिए तकनीकी सचिव के रूप में काम करती थी। उन बैठकों में मैं रिकॉर्डिंग और मूल फाइलों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन सब कुछ रखने की अनुमति नहीं थी। तुम समझती हो, है ना? उसने अनन्या को यूएसबी दी। उसे पकड़ते ही उसके हाथ थोड़े कांप गए। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह एक आखिरी दरवाजा है। इसे पार करने के बाद वह पीछे नहीं हट पाएगी। मैंने इसे एक वादे के कारण रखा। जब डॉ वर्मा समिति छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अगर वह छोटी लड़की बड़ी हो जाती है, समझती है और न्याय वापस लाना चाहती है, तो उसे यह दे देना। अनन्या चुपचाप अपना कंप्यूटर खोला, यूएसबी प्लग इन किया जिसमें केवल एक फाइल थी, PHBD2। उसने इसे खोला। स्पीकर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट आई और फिर एक गहरी लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी जिसे पहचाना जा सकता था। डॉ अशोक वर्मा की आवाज। मैं डॉ अशोक वर्मा इस स्तर पर आरोग्य परियोजना को मंजूरी देने का विरोध करता हूं। हमारे पास हृदय रोगियों और बुजुर्गों पर दीर्घकालिक विषाक्तता पर पर्याप्त डेटा नहीं है। मैंने विश्लेषण रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया है। मैं नहीं चाहता कि आज की एक छोटी सी गलती कल का अंतिम संस्कार बन जाए। मेज पर कुछ हाथ पटकने की आवाज आई, फुसफुसाहट, और फिर एक और आवाज गूंजी, गहरी, थोड़ी कठोर। डॉ वर्मा, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। हम कुछ सैद्धांतिक विश्लेषणों के कारण पूरी परियोजना को नहीं रोक सकते। उन संख्याओं का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। समिति ने बहुमत से मंजूरी दे दी है। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह आवाज अपरिचित नहीं थी। ये उसके पिता श्री विक्रम मेहरा की थी। अगर आपको लगता है कि आप सामान्य दिशा के साथ फिट नहीं बैठते हैं तो आप हट सकते हैं। हर किसी को अपनी स्थिति चुनने का अधिकार है। डॉ वर्मा की आवाज ऊंची नहीं थी।
क्रोधित नहीं थी, लेकिन एक कील की तरह दृढ़ थी। अगर मुझे लाभ और जीवन के बीच चयन करना है तो मैं जीवन चुनता हूँ। मैं इस पद को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगा। कागज़ों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। ऐसा लगा रहा था कि कोई नोट्स ले रहा है। फिर टेप में एक छोटी महिला की आवाज़ गूंजी। यह श्रीमती लता की आवाज़ थी। मिनटों में डॉ वर्मा के अंतिम भाषण को रिकॉर्ड ना करें। संजय ने उस हिस्से को काटने के लिए कहा, केवल लिखित समीक्षा को रखें। अनन्या चुपचाप बैठी रही। उसका एक हिस्सा टूट गया था। उसे कभी नहीं पता था कि उसके पिता ऐसी बातें कह सकते हैं। कभी नहीं सोचा था कि संजय खन्ना उपाध्यक्ष, जो हमेशा शांत दिखता था, फाइलों को संपादित करने के आदेश के पीछे का व्यक्ति था। मैम, आपने इसे पहले क्यों नहीं प्रकाशित किया? श्रीमती लता ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ साल और बूढ़ी लग रही थीं। क्योंकि मैं चुप रहकर जीवित रही, क्योंकि मेरा बेटा वीएम की एक सहायक कंपनी में काम करता है। लेकिन डॉ वर्मा ने कहा, अगर वह लड़की काफ़ी बड़ी हो जाती है, अगर उसके पास अभी भी एक दिल है, तो इसे उसे सौंप देना। अनन्या ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने यूएसबी निकाली, उसे अपने सीने से लगा लिया। अब उसके अंदर केवल गुस्सा ही नहीं था, बल्कि उसे आक्टा की तरफ की सक्सी का पास तरफ केवल कहा नहीं सक्सी का। डॉक्टर के लिए एक गहरा दुख भी था, जिसे उसने कभी गलत समझा था, जिसे उसने कभी चोट पहुंचाई थी। उस शाम उसने मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक गुप्त बैठक बुलाई। केवल प्रमुख और सबसे भरोसेमंद कर्मियों को आमंत्रित किया गया था। कोई चार्ट नहीं, कोई स्लाइड नहीं, केवल मेज के बीच में एक ब्लूटूथ स्पीकर और अनन्या के शब्द। मैंने आप सभी को एक ऐसी सच्चाई का हिस्सा सुनने के लिए आमंत्रित किया है जो कभी प्रकाशित नहीं हुई। उसने टेप चलाया। कमरा इतना शांत था कि सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने अपना सिर झुका लिया, कुछ दूसरों ने मुंह फेर लिया। केवल एक व्यक्ति अनुपस्थित था, संजय खन्ना। उसने 3 दिनों के लिए विदेश जाने के लिए अचानक छुट्टी ले ली। एक सहायक ने सूचना दी। उसकी आवाज में चिंता छिपी नहीं थी। उसी रात अनन्या के फोन पर एक अनाम संदेश आया, सावधान, संजय खन्ना अकेला नहीं गया है। वह अपने साथ मूल फाइलें ले गया है जिन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, और उसने एक पत्रकार से संपर्क किया है। अनन्या स्तब्ध रह गई। पता चला कि जिस सच्चाई का वह एक हिस्सा बचाने की कोशिश कर रही थी, वह अब किसी और के हाथों में पड़ गई थी। लेकिन वह समझ गई थी कि कोई भी बिना किसी उद्देश्य के भीड़ के बीच सच्चाई को उजागर नहीं करता। वह जानती थी कि अब से लड़ाई केवल डॉ वर्मा या उसके लिए नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए होगी जो कभी चुप्पी में दफन हो गए थे। अगली सुबह पिछली रात का अनाम संदेश अभी भी अनन्या मेहरा के फोन की स्क्रीन पर था। वह उन शब्दों को घूरती रही, संजय खन्ना अकेला नहीं गया है। वह अपने साथ मूल फाइलें ले गया है जिन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, और उसने एक पत्रकार से संपर्क किया है। वह समझ गई कि इसका क्या मतलब है। एक बार जब संजय खन्ना ने उस फाइल को जारी कर दिया तो कहानी अब एक आंतरिक जांच नहीं रहेगी, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी संचार, कानूनी और प्रतिष्ठा का संकट बन जाएगी। वह उठी और नेहा को बैठक कक्ष में बुलाया। नेहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। संजय खन्ना केवल खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह हमें एक समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा मतलब है
कि वह फाइल को प्रेस में लीक कर देगा। सच्चाई को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि एक सौदेबाजी के उपकरण के रूप में या जनमत को अपने और कुछ अन्य लोगों के पक्ष में मोड़ने के लिए। नेहा एक पल के लिए चुप रही और फिर पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो, सभी जानकारी को सार्वजनिक करो, लेकिन हमारी तरफ से कोई टाल मटोल नहीं, कोई बहाना नहीं। हमें सच्चाई पर नियंत्रण हासिल करना होगा। ये बहुत जोखिम भरा होगा। पूरे निगम पर संदेह किया जाएगा। ये मीडिया में एक हेरफेर के खेल के रूप में घसीटे जाने से बेहतर है। अनन्या ने अपनी जैकेट की जेब से यूएसबी निकाली। श्रीमती लता से मिली रिकॉर्डिंग उसने उसे मेज पर रखा। ये आखिरी सबूत है जो डॉ वर्मा ने छोड़ा था, और ये वह सबूत भी है जिसने मुझे ये समझने में मदद की कि हम संजय खन्ना जैसे किसी को कहानी फिर से लिखने नहीं दे सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा 24 घंटे के भीतर कर दी गई। आंतरिक रूप से बहुत से लोग घबरा गए थे। कई शेयरधारकों ने फ़ोन करके विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि सच्चाई का खुलासा करने से स्टॉक की कीमतें गिरेंगी और बाजार का विश्वास खो जाएगा। अनन्या ने केवल एक वाक्य कहा, अगर सच्चाई हमें कमज़ोर बनाती है तो हम पहले से ही गलत थे, लेकिन अगर सच्चाई हमें मजबूत बनाती है तो यह सही रास्ता है। उस दोपहर प्रमुख ऑनलाइन समाचार पत्रों पर अचानक लीक हुई जानकारी सामने आई। वीएम के उपाध्यक्ष श्री संजय खन्ना ने निगम के भीतर आरोग्य दवा की समीक्षा फाइलों को छिपाने का आरोप लगाया। उसी समय एक छोटा वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें रिकॉर्डिंग से एक छोटा सा हिस्सा काटा गया था, जिसमें केवल डॉ वर्मा कह रहे थे, अगर मुझे लाभ और जीवन के बीच चयन करना है तो मैं जीवन चुनता हूं। लेकिन तुरंत बाद एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की टिप्पणी थी, क्या डॉ वर्मा को निगम की विकास दिशा का विरोध करने के लिए हटा दिया गया था? क्या अनन्या मेहरा छिपाना जारी रखेगी? अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर ली थी और उन्होंने केवल वही हिस्सा लिया जो उनके लिए फ़ायदेमंद था। उसने फैसला किया कि अगली सुबह वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सच्चाई का खुलासा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस निगम के बड़े सभागार में हुई। 20 से अधिक पत्रकार, 5 टेलीविज़न स्टेशन और दर्जनों बाजार विश्लेषक मौजूद थे। मंच पर जाने से पहले अनन्या मंच के पीछे खड़ी थी। आईने में खुद को देख रही थी। कोई मेकअप नहीं, कोई ग्लैमरस पोशाक नहीं, बस एक व्यक्ति जो अपने कंधों पर सच्चाई का बोझ उठाए हुए था। उसने धीरे धीरे शुरू किया, मैं अनन्या मेहरा हूँ, वीएम कॉरपोरेशन की प्रमुख। आज मैं यहाँ बचाव करने के लिए नहीं दोष देने के लिए खड़ी हूँ, बल्कि सही बात कहने के लिए। उसने बिना काटी हुई पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई, संपादित मिनट भी दिखाए। हर हिस्से को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। उस दिन की बैठक में मौजूद श्रीमती लता के सत्यापन के साथ हम स्वीकार करते हैं कि समीक्षा राय को हटा दिया गया था और जिसे हटाया गया वह डॉ अशोक वर्मा थे, एक व्यक्ति जिसने मुझे बचपन में बचाया था। मुझे यह तब तक नहीं पता था जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। माहौल इतना शांत था कि दम घुट रहा था। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उन रोगियों से माफ़ी मांगती हूँ जिन्होंने दवा का इस्तेमाल किया जब उन्हें जोखिमों के बारे में और जानने की ज़रूरत थी, और मैं जनता से इतने सालों की चुप्पी के लिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर वह रुकी, यूएसबी को ऊपर उठाया। यह सच्चाई है, मैं इसे अपने लिए नहीं रख रही हूँ,
मैं इसे जनता को सौंप रही हूं और मैं कानून, शेयरधारकों और अपनी अंतरात्मा के सामने जिम्मेदार होने के लिए तैयार हूं। पत्रकारों ने अपने हाथ उठाए, सवालों की बौछार हो गई, लेकिन उसने केवल कहा, मुझसे संजय खन्ना के बारे में कुछ भी मत पूछो। उसने अपना कानून रास्ता चुना, मैंने अपना चुना। उस रात सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग साझा की, सहानुभूति और समर्थन की टिप्पणियों की एक श्रृंखला। लेकिन आलोचना और संदेह भी थे। हालांकि कोई भी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अनन्या मेहरा ने सच्चाई का पक्ष चुना था। एक और जगह संजय खन्ना सिंगापुर के एक होटल के कमरे में बैठा था, स्क्रीन देख रहा था। उसने अपना फोन भींच लिया एक तिरछी मुस्कान के साथ। यह लड़की वास्तव में बड़ी हो गई है। उसने अपना फोन निकाला और एक अज्ञात नंबर डायल किया। प्लान बी सक्रिय करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अनन्या सामान्य से देर से अपने कार्यालय लौटी। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि एक बड़ा तूफान आ रहा है। समर्थन की टिप्पणियां केवल सतह का एक हिस्सा थीं। सच्चाई को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, खासकर जब यह शक्ति की गहरी परतों को छूती है। अगली सुबह नेहा भारी चेहरे के साथ कार्यालय में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक नई फाइल थी जो एक अनाम स्रोत से भेजी गई थी। कोई लिफाफा नहीं, कोई लाल मुहर नहीं, केवल एक छोटी सी छपी हुई पंक्ति श्री हरीश त्रिवेदी के बारे में। अनन्या चुप हो गई। वह नाम अपरिचित नहीं था। उसने इसे पहले अपने पिता की कुछ बैठकों में सुना था। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो कभी स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लगभग मीडिया से गायब हो चुके हैं। लेकिन निजी बातचीत में उन्हें अभी भी कई बड़ी परियोजनाओं के एक गुप्त संरक्षक के रूप में उल्लेख किया जाता था, जिसमें आरोग्य भी शामिल था। उसने फाइल पलटी। पन्नों पर स्वतंत्र अनुसंधान के लिए वित्त पोषण की एक श्रृंखला दर्ज थी, जिस पर श्री त्रिवेदी के हस्ताक्षर थे। विदेशी फंडों से पैसे के हस्तांतरण के रूटिंग चार्ट थे जो मध्यस्थ कंपनियों से होकर गुजरते थे, इससे पहले कि वे संजय खन्ना के प्रतिनिधि के नाम पर एक खाते में जमा होते थे। अनन्या ने नेहा से पूछा, यह किसने भेजा? पता नहीं। डाकघर ने इसे इमारत के गेट के सामने छोड़ दिया। कोई प्राप्तकर्ता नहीं, कोई प्रेषक नहीं। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि कोई अंधेरे से हमारी मदद कर रहा है। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी हर पृष्ठ को तेजी से पलट रहे थे। जब वह आखिरी पृष्ठ पर पहुंची तो वह रुक गई। संजय खन्ना को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के निर्णय का एक स्कैन, जिस पर श्री हरीश त्रिवेदी के हस्तलिखित नोट थे। खन्ना, तुमने इसे अच्छी तरह से संभाला। मैंने अपना वादा निभाया। योजना के अनुसार चलो। अनन्या ने उस लिखावट को लंबे समय तक देखा। अब वह समझ गई थी कि संजय खन्ना एकमात्र जोड़ तोड़ करने वाला नहीं था। वह केवल एक मोहरा था जिसे पर्दे के पीछे एक हाथ ने पाला था। एक हाथ जो कभी स्वास्थ्य सेवा उद्योग के शिखर पर था और जिसका प्रभाव आज भी है। इस बीच सिंगापुर में संजय खन्ना एक सफेद बालों वाले लंबे पतले आदमी के सामने बैठा था, जिसका चेहरा ठंडा था और जिसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। परिचय की आवश्यकता नहीं। कोई भी देखकर बता सकता है कि आप श्री हरीश त्रिवेदी हैं। उसने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसी उम्मीद थी। संजय खन्ना ने कहा। श्री त्रिवेदी ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया जहां उसे चुनना था और उसने सही चुना सब कुछ।
सार्वजनिक कर दिया। लेकिन यह केवल पहला चरण है। वह लड़की हमारी सोच से बेहतर है। उसने जनता का दिल जीत लिया है। जनता का दिल कुर्सी नहीं बचा सकता, विश्वास नियंत्रण की रक्षा नहीं कर सकता। श्री त्रिवेदी ने चाय डालते हुए आगे कहा, प्लान बी शुरू हो चुका है। आंतरिक रूप से कोई होगा जो उसकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह करेगा। शेयरधारक बन जाएंगे, उस समय उसे इस्तीफा देना होगा। और मीडिया, मैंने उसका ध्यान रख लिया है। 3 अखबार अगले हफ्ते अनन्या मेहरा के बारे में एक खोजी लेख प्रकाशित करेंगे। उसके पिता के कुछ पुराने लेख भी फिर से सामने लाए जाएंगे। उस समय लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, वे केवल संदेह करेंगे। संजय खन्ना ठंडा हंसा, हर बार की तरह त्वरित और साफ अंत। नहीं, श्री त्रिवेदी ने अपना सिर हिलाया। इस बार हमें उसे खुद गिरने देना होगा। अगर वह खुद हट जाती है तो निगम की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो ये दमन बन जाएगा। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि वह सक्षम नहीं है। संजय खन्ना ने सिर हिलाया, उसकी आंखें शांत हो गईं। वह समझ गया था कि वह केवल एक निष्पादक नहीं है, बल्कि एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मूल्य ध्यान भटकाने की क्षमता है। दिल्ली में अनन्या 20वीं मंजिल की बालकनी पर बाहर निकली। तेज हवा चल रही थी। उसने अपने हाथ में फाइल को कसकर पकड़ रखा था। एक और लड़ाई शुरू हो गई थी। इस बार बाहर से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के विश्वास से। वह जानती थी कि वे सीधे हमला नहीं करेंगे, वे संदेह बोएंगे, प्रतिष्ठा को तोड़ेंगे और फिर उसे अपनी स्थिति खोने पर मजबूर करेंगे। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि अंधेरे में किसी ने बोलना शुरू कर दिया था और वे उसे अकेले लड़ने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जनमत अभी भी विभाजित था। मीडिया 2 भागों में बंटा हुआ लग रहा था। एक पक्ष अनन्या मेहरा का समर्थन कर रहा था क्योंकि उसने सच्चाई को सार्वजनिक करने की हिम्मत की थी। दूसरा पक्ष उसके अतीत, क्षमता और पेशेवर नैतिकता पर सवाल उठाने वाले लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने लगा था। उसके पिता श्री विक्रम मेहरा के कुछ पुराने लेख भी फिर से सामने लाए गए जो वर्तमान कहानी से जुड़े हुए थे। वीएम कॉरपोरेशन हिलने लगा। स्टॉक की कीमतें थोड़ी गिर गईं। छोटे निवेशक लगातार फोन करके पूछ रहे थे। आंतरिक रूप से साइड मीटिंग्स अधिक होने लगीं। कुछ विभाग प्रमुखों ने असामान्य रूप से छुट्टी ले ली। जब अनन्या लिफ्ट या गलियारे में प्रवेश करती तो संदेहास्पद नजरें अब अजीब नहीं लगती थीं। नेहा तनावपूर्ण चेहरे के साथ उससे मिलने आई। अफवाह है कि निदेशक मंडल विश्वास मत लेने के लिए एक गुप्त बैठक की तैयारी कर रहा है। अनन्या चुप रही। वह जानती थी कि ये होगा, लेकिन जो बात उसे अधिक परेशान कर रही थी वह ये थी कि वास्तव में कौन उसकी तरफ था। शाम को वह अपने कार्यालय में अकेली बैठी थी। जो डेटा उसने एकत्र बढ़ाया है किया था, डॉ वर्मा की रिकॉर्डिंग, मूल रिपोर्ट फाइलें, वित्तीय रिकॉर्ड, वह सब अभी भी आंतरिक रूप से ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस तूफान से बचने के लिए उसे उन लोगों की जरूरत थी जो कभी सिस्टम में थे, सिस्टम को समझते थे और सिस्टम द्वारा ही बाहर धकेल दिए गए थे। उसने नियुक्तियां भेजना शुरू कर दिया। पहला व्यक्ति अनिल था, जो पूर्व परीक्षण टीम का प्रमुख था, जिसने डेटा को संशोधित करने के लिए मजबूर किए जाने के कारण निगम छोड़ दिया था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के पीछे एक छोटे से कैफे में मिले। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई हो, उसने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी।
कोई भी उस व्यक्ति को नहीं भूलता जिसने कभी सच कहा हो। अनन्या ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी वापसी की ज़रूरत है। आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था। अनिल एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। मैंने अभी भी पुरानी रिपोर्ट रखी है और मेरे पास संजय खन्ना के हस्ताक्षर वाली टीम की बैठक के मिनट भी हैं। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं सार्वजनिक रूप से अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ मेज़ पर रखा, उसके हाथ को हल्के से पकड़कर एक ईमानदार धन्यवाद के रूप में। दूसरा व्यक्ति रीना थी, जो नैदानिक अनुसंधान की उप प्रमुख थी, जिसे डेटाशीट को संशोधित करने के लिए मजबूर किया गया था। मैंने इस सिस्टम में बहुत पहले विश्वास खो दिया था, उसने कहा जब अनन्या उससे मिलने घर आई। लेकिन जिस तरह से तुम खड़ी हुई हो, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा के लिए नहीं छिपना चाहिए। रीना ने एक फाइल निकाली, उस समय के सभी आंतरिक ईमेल एक्सचेंज, जब आरोग्य परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे, निर्देशानुसार संशोधित करें समीक्षाओं को योजना में। देरी न करने दें। तुम इस फाइल का उपयोग मुकदमा करने के लिए करोगी? उसने पूछा। नहीं, मैं इसे पहले सार्वजनिक करूंगी ताकि सिस्टम अपनी कमजोरियों को खुद उजागर करे। मैं सच्चाई पर हमला करना चाहती हूँ, लोगों पर नहीं। 3 दिन बाद अनन्या ने परियोजना से हटाए गए पूर्व कर्मियों के साथ एक गुप्त बैठक आयोजित की। 7 लोग मौजूद थे। किसी ने भी लाभ की मांग नहीं की। उन्होंने केवल कहा, हम अपना नाम वापस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रोगियों के परिवार अब सुंदर रिपोर्टों से धोखा न खाएं। उस रात अनन्या को एक अनाम खाते से एक संदेश मिला। मैं पहले श्री हरीश त्रिवेदी के अधीन काम करता था। मेरे पास उनके द्वारा लिखी गई वित्तीय रिपोर्ट का एक मसौदा है, लेकिन मैं खुद को उजागर नहीं कर सकता। अगर तुम हिम्मत करती हो तो मैं इसे भेज दूंगा। उसने जवाब दिया, मुझे किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल सच्चाई की ज़रूरत है। अगली सुबह अनन्या के निजी ईमेल पर एक अनाम ईमेल आया। संलग्नक एक दस्तावेज फाइल थी, जिसका नाम था अप्रकाशित समीक्षा सारांश। डॉक्टर, जिसमें वित्त पोषण, मध्यस्थों के माध्यम से बहने वाले धन प्रवाह और अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत न करने के अनुस्मारक का विवरण था। उन लोगों से जिन्हें कभी चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। अब अनन्या मेहरा के पास एक बल था, जो बड़ा नहीं था, शोरगुल वाला नहीं था, लेकिन वे अच्छी तरह से समझते थे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अब डरते नहीं थे। एक मूक विद्रोह आंतरिक रूप से फैलने लगा। कोई विरोध नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई नारे नहीं, केवल मेज पर रखी गई फाइलें। संशोधित संख्याएं बहाल की गईं और धुंधले हस्ताक्षर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अनन्या जानती थी कि इस लहर को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह भी नहीं। सप्ताहांत में अनन्या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। कई रातों की नींद न आने के कारण उसकी आंखें लाल थीं। उसने सभी दस्तावेजों को फिर से व्यवस्थित किया था। अशोक वर्मा की मूल रिकॉर्डिंग, अनाम व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई वित्तीय रिपोर्ट, संपादित मिनटों की प्रतियां और वीएम के पूर्व कर्मियों के नवीनतम बयान। लेकिन जिस चीज़ ने उसे गैन कर दिया वह एक पुरानी नोटबुक थी, जिसका कवर घिस गया था। वर्मा की व्यक्तिगत डायरी, जो तब मिली जब वह उनके रिश्तेदारों से मिलने उस गांव गई जहां वे आराम कर रहे थे। डायरी में कई अंश थे, जिनमें
वर्मा पर दबाव डालने, उन्हें चुपचाप चेतावनी देने और यहाँ तक कि उनके और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निरीक्षक के बीच अंतिम बातचीत का विवरण था, जब उन्होंने आरोग्य दवा के दुष्प्रभावों की फिर से जांच की मांग की थी। इसमें उन डॉक्टरों, अस्पताल प्रबंधकों के नाम भी थे जिन्होंने उन्हें गलत मिनटों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें सिस्टम से बाहर धकेल दिया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने डायरी के सभी स्कैन और एकत्रित फाइलों को शहर पुलिस के जांच विभाग के ईमेल पर भेज दिया। अपने असली नाम के तहत संलग्न पत्र में केवल एक पंक्ति थी, मुझे उम्मीद है कि सच्चाई फिर से नहीं मरेगी। 3 दिन बाद जांच दल ने नए सबूतों के सामने आने के कारण पुराने मामले की फाइल को आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दिया। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। प्रेस ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। चिकित्सा उद्योग में आंतरिक जांच फिर से शुरू। क्या कोई प्रणालीगत कदाचार है? खबर आग की तरह फैल गई। एक सुबह पुलिस उस अस्पताल में पहुंची जहां डॉ. वर्मा कभी काम करते थे। 3 लोगों को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें पूर्व अस्पताल निदेशक, फार्मेसी के प्रमुख और एक डॉक्टर शामिल थे जो कभी मूल्यांकन समिति के सचिव थे। 2 दिन बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पूर्व दवा मूल्यांकन टीम के अधिकारी थे। अनन्या खुश नहीं थी, न ही विजयी। वह केवल चुप रही। अगले दिनों में उसे एक टेलीविजन कार्यक्रम निर्माता का फोन आया। हम डॉ. अशोक वर्मा पर एक विशेष वृत्तचित्र बनाना चाहते हैं। हमने आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज पढ़ लिए हैं। कार्यक्रम का नाम है भुला दिया गया डॉक्टर, जो कभी लोगों से प्यार करना नहीं भूला। अनन्या चुप हो गई। उसकी आवाज गैन गई। वह सम्मान के साथ याद किए जाने के योग्य है। 1 हफ्ते बाद कार्यक्रम प्राइम टाइम में प्रसारित हुआ। एक समर्पित डॉक्टर की कहानी जिसने अपने मरीजों की रक्षा के लिए अपना पूरा करियर बलिदान कर दिया। अंत में यह बताया गया, पूरे देश के दर्शक रो पड़े जब उन्होंने डॉ. वर्मा को बैठक में बोलते हुए रिकॉर्ड किया गया क्लिप देखा। अगर मुझे लाभ और जीवन के बीच चयन करना है तो मैं जीवन चुनता हूँ। भले ही मैं अपनी कुर्सी खो दूँ, मैं फिर भी एक डॉक्टर हूँ। कार्यक्रम उनके कार्यालय में अकेले बैठे उनकी एक तस्वीर के साथ समाप्त हुआ। मंद रोशनी उनके पतले चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उज्जवल और गर्म थीं। स्क्रीन पर अंतिम शब्द दिखाई दिए। न्याय उन तक समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती। अगले दिन डॉ. अशोक वर्मा को मरणोपरांत जनता के चिकित्सक की उपाधि देने की मांग की एक लहर फैल गई। केवल 2 दिनों में 200 शून्य से अधिक हस्ताक्षर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए। उनके पूर्व रोगियों के दर्जनों लेख, हस्तलिखित पत्र और संस्मरण ऑनलाइन पोस्ट किए गए। वे लोग जिन्हें उन्होंने बचाया था, जिन्हें उन्होंने मुफ्त में इलाज किया था, जिन्हें उन्होंने अपनी चुपचाप दयालुता से, ईमानदारी से जीना सिखाया था। अनन्या एक देर दोपहर को कब्रिस्तान गई। उसने उनकी कब्र के सामने पिछली रात के टेलीविजन कार्यक्रम का एक स्क्रीनशॉट रखा, जिसके बगल में सफ़ेद फूलों का एक गुलदस्ता था। उसने धीरे से कहा, मुझे खेद है कि बहुत देर हो गई, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज आप मुस्कुराए होंगे। उस रात अनन्या को एक वकील श्री हाउ का फ़ोन आया, जो कई साल पहले मंत्रालय में काम करते थे। मिस अनन्या, मैं डॉ. वर्मा को जानता था। उस समय मैं छोटा था, मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ मूल संग्रहित दस्तावेज हैं, जिन्हें बाद में बदल दिया गया था।
अगर आप अभी भी आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं उन्हें आपको दूंगा। अनन्या ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसे अब थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए नहीं कि वह जीत गई थी, बल्कि इसलिए कि अंतरात्मा की आवाज अब अकेली नहीं थी। डॉ अशोक वर्मा पर टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद उनके सम्मान को बहाल करने और उन्हें मान्यता देने की मांग की लहर फैलती रही। हालांकि जब लोग अनन्या मेहरा को साहस के प्रतीक के रूप में बुलाने लगे तो उसने मीडिया की सभी सुर्खियों से चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। उसने सम्मान समारोहों में भाग लेने से इनकार कर दिया, साक्षात्कार के निमंत्रण स्वीकार नहीं किए और किसी भी मीडिया कार्यक्रम में दिखाई नहीं दी। जो लोग उसकी यात्रा का अनुसरण कर रहे थे वे आश्चर्यचकित थे। कुछ ने तो यह भी सोचा कि वह जनमत से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग वास्तव में अनन्या को समझते थे वे जानते थे कि वह पीछे नहीं हट रही है, बल्कि एक नई यात्रा शुरू कर रही है। कुछ ही समय बाद अनन्या ने आधिकारिक तौर पर अशोक वर्मा छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की घोषणा की, जो गरीब पृष्ठभूमि के मेडिकल छात्रों के लिए था, जो अभी भी चिकित्सा, नैतिकता और सेवा की भावना का पालन करने के लिए दृढ़ थे। घोषणा समारोह भव्य नहीं था। उसने अपने व्यक्तिगत पेज पर केवल एक ही पोस्ट लिखा, एक संक्षिप्त संदेश के साथ, हर कोई एक दयालु व्यक्ति बनना सीखने का अवसर पाने का हकदार है। उन्होंने मुझे वह अवसर दिया था। अब मेरी बारी है इसे आगे बढ़ाने की। शुरू में किसी ने नहीं सोचा था कि छात्रवृत्ति कोष व्यापक रूप से फैल जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल 3 दिनों के भीतर डॉ अशोक वर्मा के 100 से अधिक पूर्व रोगियों और दानदाताओं ने योगदान देने के लिए आवेदन भेजे। किसी ने कुछ 100 रुपए भेजे, किसी ने लाखों। एक गरीब महिला जो सड़क किनारे सामान बेचती थी, जिसे डॉ वर्मा ने सालों पहले बिना पैसे लिए ठीक किया था, ने एक हस्तलिखित पत्र भेजा। डॉक्टर ने मुझसे कहा था, गरीबी उदासीनता जितनी डरावनी नहीं है। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा योगदान देना चाहती हूँ ताकि भविष्य के लोग डॉक्टर जैसे लोगों से मिल सकें। अनन्या ने उस पत्र को 3 बार पढ़ा। वह जानती थी कि कुछ चीज़ों को पत्थर पर उकेरने की ज़रूरत नहीं होती, इतिहास की किताबों में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल लोगों के दिलों में उकेरने की ज़रूरत होती है। दिन रात अनन्या ने सीधे अपनी टीम के साथ उम्मीदवार की फाइलों की समीक्षा करने में समय बिताया। उसने यह हिस्सा किसी और को करने नहीं दिया। उसने हर बायोडेटा, हर हस्तलिखित पत्र, दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों द्वारा ट्यूशन फीस के लिए मदद मांगने वाले हर कांपते हुए हस्तलिखित अंश को पढ़ा। उसने केवल अच्छे छात्रों को नहीं चुना, बल्कि उन लोगों को चुना जिनमें डॉ वर्मा जैसी भावना थी, जो मरीजों के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते थे, जो सबसे छोटी भी सही बात की रक्षा करने की हिम्मत रखते थे। एक आंतरिक बैठक में जब एक सहकर्मी ने पूछा कि ये काम समन्वय समिति को क्यों नहीं सौंपा गया, तो अनन्या ने केवल कहा, मैं पैसा नहीं देना चाहती, मैं विश्वास देना चाहती हूँ। और विश्वास को एक दूसरे की आंखों में देखकर ही देखा जा सकता है। जब किसी ने कोष का नाम उसके नाम पर रखने का सुझाव दिया तो अनन्या ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। जिसे याद किया जाना चाहिए वह व्यक्ति है जिसे भुला दिया गया था, लेकिन जिसने कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। वह अभी भी वीएम में एक वरिष्ठ पद पर थी, लेकिन अब वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों या नए उत्पाद लॉन्च कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देती थी।
उसने मंच युवा प्रतिभाशाली और ईमानदार लोगों को सौंप दिया जो कभी बड़ी छायाओं से ढके हुए थे। उसने उनके विकास के लिए स्थितियां बनाई। जब उन पर हमला हुआ तो उनकी रक्षा की और हर दिन सबसे सामान्य व्यक्ति की तरह चुपचाप काम किया। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप अब वह अभिमानी अरबपति नहीं हैं जो आप हुआ करती थीं। आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? अनन्या केवल मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने झुकना सीखा, इसलिए नहीं कि मैं गलत थी, बल्कि इसलिए कि मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। वे लोग जो ऊपर देख रहे थे, किसी के सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति से जिसे कभी हवाई अड्डे पर एक बूढ़े आदमी का अपमान करने के लिए समाज द्वारा आलोचना की गई थी। अनन्या मेहरा को अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो खड़ा हुआ एक पूरी पीढ़ी से माफ़ी मांगी और न केवल अपनी बल्कि एक अन्यायपूर्ण प्रणाली की गलती को सुधारने के लिए काम किया। लेकिन अनन्या के लिए यह सब महीने के अंत में एक दोपहर जितना महत्वपूर्ण नहीं था जब उसे एक मेडिकल प्रथम वर्ष के छात्र का हस्तलिखित पत्र मिला। मुझे अशोक वर्मा छात्रवृत्ति मिली। मुझे नहीं पता कि वह डॉक्टर कौन थे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं उनके जैसा और आपके जैसा व्यक्ति बनने के लिए पढ़ूंगा। मुझ जैसे किसी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। उसने पत्र को मोड़ा और उसे अपने डेस्क पर रखी डॉ वर्मा की तस्वीर के फ्रेम के बगल में रख दिया। कोई शब्द नहीं, केवल एक शांत नज़र। लेकिन उसके दिल में वह उदाहरण अभी भी एक शांत लेकिन कभी न बुझने वाली लौ की तरह चमक रहा था। अशोक वर्मा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की पहली सूची की घोषणा के एक हफ्ते बाद अनन्या चिकित्सा में नैतिकता पर एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए एक उड़ान पर थी। यह लगभग 1 साल तक मीडिया से हटने के बाद उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। उसने एक निगम के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भाग लिया जो गलत था, जिसने अंतरात्मा का सबक फिर से सीखा था और जिसने खुद को सुधारने की हिम्मत की थी। डॉ अशोक वर्मा के बारे में कहानी साझा करने के बाद सभागार शांत तथा दुखद कहानी के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से उसने बात की, शांत, बिना किसी अलंकरण के, आंसुओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग किए बिना। उसने एक ही वाक्य के साथ समाप्त किया, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ी हूँ क्योंकि मैंने कुछ महान किया है। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि एक व्यक्ति जिसे भुला दिया गया था, उसने मुझे नहीं भुलाया। संगोष्ठी के बाद साक्षात्कार, बैठकों और यहाँ तक कि व्यापार सहयोग के कई निमंत्रण थे, लेकिन उसने सभी को अस्वीकार कर दिया। अब उसे तालियों की नहीं बल्कि डॉ वर्मा, अपने पिता संजय खन्ना और खुद के बारे में सोचने के लिए शांति की ज़रूरत थी। भारत वापस जाने वाली उड़ान पर अनन्या खिड़की के पास की सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में डॉ वर्मा का छोड़ा हुआ पत्र था, वह पत्र जो श्रीमती लता को पुरानी फाइलों में मिला था। टेढ़े मेढ़े लेकिन ईमानदार शब्द। अगर तुम अभी भी यह पत्र पढ़ सकती हो तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सच कहने का कोई पछतावा नहीं है, केवल पछतावा है कि मैं इसे अंत तक बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अगर एक दिन तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो कृपया चुप मत रहना, किसी के लिए भी नहीं, यहाँ तक कि अपने माता पिता के लिए भी नहीं। मेरा मानना है कि हर किसी को बड़ा होना पड़ता है और हर किसी को फिर से इंसान बनना सीखना पड़ता है। अनन्या ने पत्र को कस कर पकड़ लिया, आंसू चुपचाप बह निकले। उसने फुसफुसाया, मुझे खेद है
और धन्यवाद, मैं इस जीवन को योग्य जीने के लिए जीऊंगी। उसके बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर देखा, उसे आंसू पोंछते हुए देखा। उसने धीरे से पूछा, लड़की तुम ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। बस मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस आदमी ने और कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान अजीब तरह से नीला था। उसे हल्का महसूस हुआ। क्षमा करना भूलना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए स्वीकार करना है। जब विमान दिल्ली में उतरा तो उसका फोन लगातार बज रहा था। नेहा का एक संदेश था। अदालत ने आधिकारिक तौर पर चिकित्सा कदाचार मामले सुनवाई की। संजय खन्ना और श्री हरीश त्रिवेदी पर आरोप लगाए गए, लेकिन श्री त्रिवेदी ने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने अधीनस्थों के लिए नरमी की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की। अनन्या ने धीरे धीरे पढ़ा। वह जानती थी कि आखिरी मिनट में भी लोग एक अलग अंत चुन सकते हैं। वह खुश नहीं थी, दुखी नहीं थी, बस महसूस किया कि जीवन में हमेशा उन लोगों के लिए जगह होती है जो पश्चाताप करना जानते हैं। उस शाम वह उस प्रांतीय अस्पताल गई जहां डॉ वर्मा कभी काम करते थे। वह पुराने कमरे के सामने खड़ी थी जिसका नाम अब अशोक वर्मा क्लिनिक था। दीवार पर उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। नीचे एक जाना पहचाना उद्धरण था, बीमारी का इलाज करना इंसान का इलाज करना है। हर इंसान एक दुनिया है जिसे सुनने की जरूरत है। अनन्या बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। एक नर्स गुजरी और उसे पहचान लिया। धीरे से नमस्ते किया। मिस अनन्या, आज आप यहाँ क्या करने आई हैं? वह मुस्कुराई। कुछ नहीं, मैं बस यहाँ खड़ा होना चाहती थी ताकि खुद को याद दिला सकूं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें दिल से याद रखना चाहिए। और वह जानती थी कि उस पल से उसकी यात्रा अब प्रायश्चित करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस उपहार के योग्य जीने के लिए होगी जो डॉ वर्मा ने छोड़ा था। यह विश्वास कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, फिर भी सही काम कर सकता है और दूसरों के लिए प्रकाश जला सकता है। अनन्या मेहरा की कहानी एक अभिमानी अरबपति जो धीरे धीरे सच्चाई और न्याय के लिए जीने वाली महिला बन गई ने पाठकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी। नाटकीय मोड़ के कारण नहीं केवल अप्रत्याशित कहानी के मोड़ों के कारण, बल्कि हर शब्द, हर क्रिया, हर संघर्षपूर्ण पसंद में निहित मानवीयता के कारण। हवाई अड्डे पर एक छोटी सी टक्कर से जहां उसने एक फटेहाल बूढ़े आदमी का अपमान किया था, उस क्षण तक जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति डॉ अशोक वर्मा था जिसने उसे बचपन में बचाया था, अनन्या ने एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक परिवर्तन की यात्रा शुरू की। उसे अपने अतीत का, अपने अहंकार, उदासीनता और स्वार्थ का सामना करना पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास सब कुछ था। लेकिन फिर डॉ वर्मा के बारे में छिपी सच्चाई, चिकित्सा उद्योग के दबे हुए कदाचार और उन लोगों के चुपचाप साहस ने जिन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था, उसे गहराई से हिला दिया। यह कहानी केवल एक भूले हुए व्यक्ति के सम्मान को वापस पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि एक युवा व्यक्ति की पश्चाताप और सुधार के माध्यम से परिपक्व होना सीखने की यात्रा भी है। अनन्या मेहरा ने अपने अतीत का बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसने शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से क्षमा मांगी, सच्चाई को सार्वजनिक किया, आलोचना स्वीकार की और दयालु मेडिकल छात्रों की मदद के लिए एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। और सबसे बढ़कर उसने झुकना सीखा,
खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीज़ों को सुनने और समझने के लिए जिन्हें उसने अनजाने में अस्वीकार कर दिया था। एक गहरे स्तर पर या ज़्यादा दिखाकर छात्रों के सत्ती पर छात्रों के मदद में बार बार कहानी सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। चिकित्सा उद्योग में एक गलत निर्णय केवल एक रिपोर्ट में एक संख्या नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जीवन, एक खोया हुआ जीवन हो सकता है। जब गलती को प्रतिष्ठा से ढक दिया जाता है, जब सच्चाई को लाभ के लिए चुप करा दिया जाता है, तो कीमत केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज के विश्वास को चुकानी पड़ती है। लेकिन कहानी यह भी दिखाती है कि चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा अपनी आवाज़ खोजने का एक तरीका खोज लेती है। और अंतरात्मा अगर अभी भी जलाई जाती है तो कभी पूरी तरह से नहीं बुझेगी। इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह नहीं है कि अनन्या मेहरा जीती या संजय खन्ना और श्री हरीश त्रिवेदी हारे, बल्कि यह है कि सब कुछ के बाद जो लोग गलत थे, उनके पास अभी भी पश्चाताप करने और फिर से चुनने का मौका था। श्री त्रिवेदी ने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया। संजय खन्ना ने अदालत के सामने सिर झुकाने का फैसला किया। जो लोग सिस्टम से बाहर धकेल दिए गए थे, उन्होंने सच्चाई को सार्वजनिक करने का फैसला किया। और अनन्या मेहरा, जो कभी अहंकार का प्रतीक थी, ने अगली पीढ़ी के लिए दयालुता के बीज बोने के लिए चुपचाप जीने का फैसला किया। कहानी तालियों से नहीं, मंच की रोशनी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक क्षण के साथ समाप्त होती है। एक युवा लड़की एक उड़ान पर बैठी है, एक मृत व्यक्ति के पत्र को कसकर पकड़े हुए माफ़ी और धन्यवाद के शब्द फुसफुसा रही है। उसके बगल में एक अजनबी है जिसे यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है, केवल उसकी आंखों में तूफान के बाद की शांति दिखाई देती है। ये सबसे बड़ा सबक है जो कहानी छोड़ती है कि हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करना, सुधार करने की हिम्मत करना और एक योग्य जीवन जीने की हिम्मत करना प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि जब आप खुद को देखें तो आप बिना शर्म के मुस्कुरा सकें। और कभी कभी जब हम खो जाते हैं तो सही व्यक्ति से मिलना ही काफ़ी होता है और जीवन एक अलग, अधिक सही, अधिक मानवीय और जीने लायक दिशा ले सकता है। अगर आपको कहानी आकर्षक और सार्थक लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें। कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप हर दिन की सबसे अच्छी रात की कहानियों को ना चूकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानियों में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप सब ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और शांत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करें। हमें आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।